नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 रसायन शास्त्र की पहली यूनिट जिसका नाम ठोस है उसको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हमें ये देखना है ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ठोस ऐसे सभी पदार्थ जिनके आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। अभी तक हम ये बोलते आ रहे थे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनके रचक घटक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में नहीं होते किंतु अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। ये तो हमें ठोस की परिभाषा देना। फिर ठोस को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला मैंने लिख रखा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसकी परिभाषा ना बोल के अगर डायरेक्ट हमसे पूछ लिया दोनों में चार अंतर लिखो तो देखिए कितना आसान है। इधर मैंने उदाहरण लिख रखा है NaCl, KCl और इधर मैंने उदाहरण लिख रखा है रबर और प्लास्टिक। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दोनों में हम अंतर देखें, चार अंतर। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जो ठोस की परिभाषा वही इसकी बोल दी मैं। इधर क्या बोलेंगे? जिनके रचक घटक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अब देखिए रटना नहीं पड़ेगा। रबर है, रचक घटक निश्चित कहाँ, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन पत्थर है, नमक का खड़ा नमक है तो वो निश्चित रहेगा। दूसरा, इनके गलनांक उच्च होंगे और निश्चित होंगे, इनके गलनांक निम्न होंगे और अनिश्चित होंगे। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, क्रिस्टलीय ठोस गर्म करने पर पानी की तरह नहीं बहते हैं, ध्यान रखिए ये बात। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये गर्म करने पर पानी की तरह बहने लगते हैं। और अगला हम पॉइंट देखें, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, रियल सॉलिड होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अति शीतित द्रव होते हैं, मतलब वास्तविक ठोस नहीं होते। और अगला पॉइंट देखिए, क्रिस्टलीय ठोस जितने भी हैं नमक वगैरह ये सब विषमदेशिक होते हैं, विषमदेशिक एनआइसोट्रोपिक। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक होते हैं, आइसोट्रोपिक। इनके शीतलन वक्र जो होंगे वो असतत होंगे और इनके शीतलन वक्र जो हैं वो सतत होंगे। अब हम कैसे मालूम असतत सतत, ये अपन समझ सकते हैं। देखिए नमक वगैरह किसी पत्थर को हम तोड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, लेकिन रबर है आप खींचेंगे तो बोल रहा हूं मैं सतत होते हैं, तो सतत ऐसे लंबी हो जाएगी। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में हम चार अंतर बता सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य उदाहरण सबसे अच्छे याद रखना है, नमक है, NaCl, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। और इधर अक्रिस्टलीय के जो मुख्य उदाहरण होंगे रबर है, प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज और सुना एक आपने इसमें, ये भी हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस को तो मैं वहीं पर छोड़ूंगा। जो क्रिस्टलीय ठोस है इसे फिर से मैंने दो वर्गों में बांट दिया। क्रिस्टलीय ठोस को दो वर्गों में कौन कौन से में बांटा देखिए। पहला लिखा बंधन बलों के आधार पर, इनके बीच में जो बल होता है, फोर्स होता है, आकर्षण होता है, उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को हमने चार भागों में बांट रखा है। और ज्यामिति या संरचना, जो ज्यामिति विन्यास के आधार पर मैंने इसको कितने 7 वर्गों में बांट रखा है। अब देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4, और ज्यामिति विन्यास के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया। अब इनमें हम एक एक करके देखें। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख रखा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आप किसे कहेंगे? तो आयनिक ठोस की परिभाषा कितनी आसान है देखेंगे हम। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक, बस इतना सा लिखना देखिए। अच्छा, रचक घटक में बार बार बोल रहा हूं, रचक घटक को और मैं क्या बोल सकता हूं, तो एक और नाम याद रखना, संरचनात्मक इकाई। अब किसे कहेंगे? जैसे मकान है उसकी दीवार बनाते हैं तो ईंट रख देते हैं हम, एक छोटी छोटी ईंटें रख के और पूरी दीवार बन गई बड़ी सी। तो हर एक ईंट को मैं क्या बोल सकता हूं? दीवार का रचक घटक। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक क्या होंगे? आयंस होते हैं। आयंस लिख रहा हूं क्योंकि आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन व ऋणायन। रचक घटक आयंस होते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाएंगे। फिर
इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बल पाया जाता है, तो नाम याद रखना। जितने भी आयनिक क्रिस्टल नाम से क्लियर हो रहा है, उनके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। अब आयनिक क्रिस्टलों के उदाहरण बताओ। तो उदाहरण रटना मत, उदाहरण के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। ये मैंने आपके सामने लिख लिए 10 धातु हैं। ये क्षारीय धातु कहलाती है और ये क्षारीय मृदा धातु। अब ये 10 के 10 ही क्या करेंगे, ट्रिक समझना, फोन लगाएंगे। और फोन किसको लगाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये फेमस एग्जाम्पल होगा किसके, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का मुख्य उदाहरण लिखो, तो मुख्य क्या, सभी मुख्य। इन्हें इस मोहल्ले वाला, कोई भी इस मोहल्ले वाले से जाके अगर बातें करेगा तो कौन सा क्रिस्टल प्राप्त होगा, आयनिक क्रिस्टल। देखिए अब हमें एक दो तो हम रट सकते हैं, लेकिन कब तक रटेंगे आप लोग। यहाँ देखिए सीजियम और मैंने लिख दिया क्लोराइड, तो ये किसका उदाहरण होगा, आयनिक ठोस का। तो फिर से सुनिए, ऐसे क्रिस्टली ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक क्या होंगे, आयंस होते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं, एवं इनके बीच आयनिक बंध पाया जाता है। उदाहरण आपके सामने मैंने बहुत सारे बता दिए। अब लक्षण पूछे हमसे आयनिक क्रिस्टल के, 4 लक्षण लिखिए, तो अपने हाथ में नमक रख लो। पहला, ये क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं। दूसरा, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाता है नमक, क्योंकि नमक भी ध्रुवीय होता है और जल भी ध्रुवीय होता है। तीसरा, गलनांक उच्च होंगे, निश्चित होंगे। इसके बाद में ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। आयनिक ठोस का सबसे अच्छा लक्षण है ये। ठोस है तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन द्रवित पानी में घोल लेंगे तो उसमें धारा बहने लगती है। ये ठोस। अब दूसरा ठोस हमसे बोला परमाणुविक, तो याद रखना परमाणुविक का एक नाम और लिख रखा है बुक में, सहसंयोजी क्रिस्टल। ऐसे सभी ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक परमाणु होते हैं, उसमें मैंने बोला तो आयंस होते हैं, इसमें परमाणु होंगे। इनके बीच में कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण इसका हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, इसके फेमस एग्जाम्पल है। अब सेम कंडीशन हम इसके भी लक्षण बता सकते हैं। सहसंयोजी या परमाणुविक ठोस के 4 लक्षण लिखो। तो पहला तो आप क्या लिखेंगे, इनके रचक घटक परमाणु होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से संयोजी होने के बाद भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, sp2 संकरण पाया जाता है। फिर हम अगला देखें, सहसंयोजी में तो इनकी जो संरचना होती है वो नेटवर्क के समान होती है, जाल बुना हुआ रहता है, और इनके जो गलनांक वगैरह हैं वो आयनिक ठोस से कम होते हैं। अब हीरा अपवाद है, हीरा अत्यधिक सहसंयोजी पदार्थों में सबसे कठोर कौन होता है, तो हीरा, जबकि कुचालक होता है वो। और सहसंयोजी पदार्थों में विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट। आणविक क्रिस्टल किसे कहेंगे, ऐसे क्रिस्टली ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक आयंस की जगह वो बोल दिया था परमाणु, तो परमाणु का बोल रहा हूं मैं आणविक, तो जिनके रचक घटक अणु होते हैं, अणु O2, CO2 क्या कहलाएंगे, आणविक ठोस। और इनके बीच में जो बल होता है वो दुर्बल वांडर वाल बल होता है, ध्यान रखिएगा। अब इनके लक्षण, सेम लक्षण, ठोस CO2 वगैरह को अपन उदाहरण के रूप में रख लें, और 3-4 हमें क्या लिखना है, लक्षण। पहला पॉइंट जिसमें सबसे अच्छा ये है, इनके रचक घटक अणु होंगे। दूसरा, इनके जो गलनांक पतनांक है वो निम्न होंगे। तीसरा, विद्युत के कुचालक होंगे। अब लास्ट मैंने देखा धात्विक ठोस, तो ऐसे क्रिस्टली ठोस पदार्थ जिनके रचक घटक धातु परमाणु होते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं, और इनके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है। अब उदाहरण के बाद में चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सब इसके धातु के उदाहरण आपने 10वीं में पढ़े हैं। अब इसके 4 लक्षण हमसे पूछे जाए कि धात्विक क्रिस्टल के 4 लक्षण, विद्युत के सुचालक होंगे, कठोर होंगे, तन्य होंगे, भंगुर होंगे, चमकदार होंगे, बहुत सारे पढ़े।
अब ये तो क्लियर हुआ आपको, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो फिर आपको बताना कुल 7 वर्गों में बांटा गया। पहला इन्होंने क्या लिखा, घनी क्रिस्टल समुदाय। अब घनी क्रिस्टल समुदाय की परिभाषा अगर मेरे को आपको सुनाना है बोल के, तो देखिए कितना आसान है। मैंने सबके उदाहरण एक एक जो फेमस है आगे लिख रखे। ऐसे क्रिस्टल समुदाय जिनके तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं बराबर होती है एवं तीनों का अंतरा अक्षी कोण का मान भी कैसा होगा, बराबर होगा, और वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्या कहलाएंगे, घनी क्रिस्टल समुदाय। सबसे अच्छा उदाहरण बोलो NaCl, KCl, राइट ना मत। अब परिभाषा कितनी आसान बन गई, ऐसे क्रिस्टल समुदाय जिनके तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों का अंतराक्षी कोण का मान भी कैसा होगा, बराबर, और कितने का, 90 डिग्री का। क्या कहलाएंगे, घनी क्रिस्टल समुदाय। दूसरा हमसे क्या बोला, चतुष्कोणी क्रिस्टल समुदाय। इसको हम कैसे बोलेंगे, ऐसे क्रिस्टल समुदाय जिनके तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। कैसे बराबर नहीं होगी, 2 तो बराबर होगी लेकिन तीसरी भुजा दोनों के बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों का जो अंतराक्षी कोण का मान है वो हमेशा बराबर रहेगा, और कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। क्या कहलाएंगे, चतुष्कोणी क्रिस्टल समुदाय, या फिर द्विसमलंब अक्ष भी बोलते हैं इसको। तीसरा मैंने आपको बताया त्रिकोणी क्रिस्टल समुदाय। त्रिकोणी क्रिस्टल समुदाय बहुत आसान है, इसमें हमें क्या बोलना है, ऐसे क्रिस्टल समुदाय जिनके तीनों अक्षों की भुजाएं जो आपको दिख रही तीनों बराबर, तीनों का अंतराक्षी कोण मान बराबर, लेकिन देखिए इतना सा कर रहा हूं, बराबर तो होगा लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। फिर कितने का होगा हमें नहीं मालूम, आपको बस इतना सुनना है कि बराबर नहीं होगा, बराबर है तीनों का लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। क्या कहलाएंगे, त्रिकोणी क्रिस्टल समुदाय। अगर हम त्रिनताक्ष बोलें, ये देखिए त्रिनताक्ष पे मैं आ गया हूं, उदाहरण मैंने सामने लिख दिया। त्रिनताक्ष बहुत मजेदार है। ऐसे क्रिस्टल समुदाय ना तो जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, ना तीनों का अंतराक्षी कोण बराबर होगा, और ना ही 90 डिग्री का होगा। क्या कहलाएंगे, त्रिनताक्ष क्रिस्टल समुदाय। इसी तरह से आप देखेंगे विषम नताक्ष क्रिस्टल समुदाय। विषम नताक्ष में क्या होता है, भुजाएं बराबर नहीं होगी लेकिन कोण जो होगा, अंतराक्षी कोण का मान वो बराबर होगा, और वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्या कहलाएंगे, विषम नताक्ष क्रिस्टल समुदाय। फिर हम देखेंगे एक नताक्ष क्रिस्टल समुदाय। तो एक नताक्ष में याद रखना आपको, ऐसे क्रिस्टल समुदाय जिनकी तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होगी लेकिन अल्फा और गामा ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, लेकिन जो बीटा कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। क्या कहलाएंगे, एक नताक्ष क्रिस्टल समुदाय। और लास्ट वाला आपको देखना, षटकोणी क्रिस्टल समुदाय। इसमें क्या करेंगे, ए और बी दो भुजा बराबर होगी लेकिन तीसरी भुजा दोनों के बराबर नहीं होगी, और अल्फा तथा बीटा जो कोण है वो तो होगा 90 डिग्री का, लेकिन जो गामा कोण है वो हो जाएगा 120 डिग्री का। ये 7 प्रकार का हम वर्णन कर सकते हैं और इनमें एक एक उदाहरण बता सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है ये यहाँ पर ठोस की परिभाषा बताई मैंने आपको, और ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2 वर्गों में, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस को पुनः हमने 2 वर्गों में बांटा, एक बलों के आधार पर और एक ज्यामितीय विन्यास। बलों के आधार पर 4 वर्गों में और ज्यामितीय विन्यास के आधार पर 7 वर्गों में। सेकंड में जो दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है, निम्न की परिभाषाएं लिखो। जो खास परिभाषाएं मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखी है। अब हमसे सबसे पहले पूछा गया इकाई कोशिका किसे कहेंगे। इकाई कोशिका को इंग्लिश शब्द में मैंने लिखा जानबूझ के यूनिट सेल, एकक कोशिका, कई नाम रहते। तो किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहा जाता है। जैसे हमने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई, तो दीवार किससे मिलकर बनी, ईंटों से, तो सब एक ईंट का नाम क्या है, इकाई कोशिका। अब आपको मालूम अपना शरीर
क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है अपने शरीर की, सेल, कोशिका। तो याद रखना किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहा जाता है। इसकी एक बड़ी परिभाषा भी है, किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई जिसकी तीनों विमाओं को प्रतिबलित करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई कोशिका कहलाती है। ऐसे बोल सकते हैं। इकाई कोशिका घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखो तो इसमें आएगा ZM बटे AQN0। ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, तो मैं ऐसे याद कराता हूँ इसको कि क्या जाम बटे आन, जाम फल आने लगते हैं ना, तो जाम ZM जाम बोल दो और आन AQN0 हुए सबके। हालांकि आपको मालूम परमाणु क्रमांक हो जाएगा, भार हो जाएगा, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई और एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या का मान हमें याद रखना 6.022 हो जाएगा गुणा 10⁻23। तो एक मोल जो रहता है वो एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फिर हमसे क्या पूछे, क्रिस्टल जालक वहीं से चुरा लो। असंख्य इकाई कोशिकाएं जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर, अरेंजमेंट करेंगे, देखिए असंख्य इकाई कोशिकाएं जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक बृहद जालक, बड़े से जाल का निर्माण करेगी, तो बृहद जालक को क्या बोल देंगे, क्रिस्टल जालक। अब सीधे सीधे सुन लो, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहेंगे, और जब असंख्य इकाई कोशिकाएं आपस में मिल जाएगी तो उसको आप बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तीसरी बात कर रहा हूं मैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोई, अब देखिए समन्वय संख्या किसे कहेंगे, किसी केंद्रीय परमाणु को, ये केंद्रीय परमाणु चारों ओर से जितने पड़ोसी परमाणु घेरे रहते हैं। अब देखिए ये केंद्रीय परमाणु, चारों ओर से कितने पड़ोसी, पड़ोसी मतलब जो टच है, ऐसा नहीं कि ये यहां बैठा हो। किसी केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से जितने पड़ोसी परमाणु घेरे रहेंगे, उन पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, निर्धारण कैसे करें, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए आपको चाहिए त्रिज्या अनुपात, फिर यही जुड़ा हुआ है। देखिए कुछ समन्वय संख्या ZN इसकी बताओ तो आप बोल देंगे 4:4। नमक की आपसे पूछते हैं तो 6:6। सीजियम क्लोराइड की हमसे पूछेंगे तो 8:8। लेकिन ये रटने वाला काम होगा, इनको निकालते कैसे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात किसे कहेंगे, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है, तो भूलना मत, इसके द्वारा क्रिस्टल की समन्वय संख्या का निर्धारण किया जाता है। देखिए बात आ गई यहाँ, ये धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या बराबर त्रिज्या अनुपात। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को कैसे, 0.155 से 0.225 है, 0.225 से 0.414 है, 0.414 से 0.732 है, और 0.732 से 1.0 है। तो समन्वय संख्या कितनी आएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी और इसकी 8। इससे आप संरचना का भी निर्धारण कर सकते हैं। इसकी संरचना हो जाएगी त्रिकोणी, ये हो जाएगी आपकी चतुष्फल की। फिर कितने, कैसी हो जाएगी, घनी हो जाती है। और लेकिन ये आप कैसे पता करेंगे कि समन्वय संख्या 6 आ गई, तो इसके लिए आपको क्या, नमक की समन्वय संख्या 6 कब होगी, जब इनका त्रिज्या अनुपात आपको याद हो। धनायन की त्रिज्या कितनी हो, Cl, सपोज करिए मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ये इतनी हो गई मान लो, और ये इतनी हो गई। ये फिक्स नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। अब मैंने इसे काटा, तो मेरा काटने के बाद मान लो आया, कहाँ पर पहुंच गया, हमें इतना आ गया 0.52, ये आया। एक अपन उदाहरण समझ लें, 5-2 किसके बीच में आया, तो इन दोनों के बीच में आया, मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इस तरह से आपको समन्वय संख्या निकालना है। तो
क्या याद होना चाहिए? त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात का मैंने ऑर्डर बताया, इसके और इसके बीच में है तो समन्वय संख्या इतनी होगी। इस तरह से चारों मैंने आपको बताया यहां पर कि अगर समन्वय संख्या निकालना हो आपको तो क्या दिया रहेगा? त्रिज्या अनुपात। धनायन की त्रिज्या भी दी होगी और ऋणायन की। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। त्रिज्या अनुपात का मुख्य काम क्या है? तो इसके द्वारा समन्वय संख्या का निर्धारण करते हैं। अति चालकता कितना आसान है। सुपर कंडक्टिविटी, परम में शून्य तापमान पर किसी धातु की चालकता सर्वोच्च हो जाती। परम शून्य तापमान पर किसी धातु की चालकता सर्वोच्च होती है, जिसे हम अति चालकता कहते हैं। आप जानते ताप बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा, और जैसे ही ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। और इसे खोजा किसने था? तो नाम याद रखना, कामरलिंग व ओन्स, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको खोजा था। फिर अपमिश्रण, किसी क्रिस्टल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। पिसी हुई हमारे पास शक्कर रखी है, कोई आके उसमें मिर्च मिला के भाग गया, गंदगी फैला गया उसके अंदर, तो क्या हो गया? अपमिश्रण। तो याद रखिए क्रिस्टल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या बोलेंगे? अपमिश्रण। अपमिश्रण के क्या फायदे हैं? तो इससे क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसमें फिर दो तरीके बता रखे हैं। एक तो तापमान में वृद्धि के द्वारा हम इसकी चालकता बढ़ा सकते हैं। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो गैप है वो कम हो जाता है। दूसरा, गंदगी मिला के भी हम अर्धचालकों की चालकता बढ़ा देंगे। अपमिश्रण का दूसरा, अपमिश्रण दो तरह से करते हैं अर्धचालकों में। कौन कौन से तरीके? एक अधिक इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिला देते हैं और दूसरा कम इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि। अधिक इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाएंगे तो N प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे, और कम इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाओगे तो P प्रकार। लेकिन दोनों का मकसद है चालकता बढ़ाना। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि कौन सी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। कम इलेक्ट्रॉन बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, ये कम इलेक्ट्रॉन की अशुद्धियां होती हैं। यहाँ N का मतलब नेगेटिव रहेगा और यहाँ P का मतलब पॉजिटिव रहेगा। फिर संकुलन क्षमता किसे कहेंगे? संकुलन क्षमता का नाम देखिए, इंग्लिश नाम जल्दी याद हो जाए, पैकिंग कैपेसिटी। अब मैंने क्रिस्टल बनाया, धन ऋण धन ऋण धन ऋण, देखिए, फिर ऋण धन ऋण धन ऋण धन, इस तरह से। तो किसी क्रिस्टल में जो जालकों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है ना प्लस माइनस, ये तो कहलाती संकुलन क्षमता। और क्रिस्टल का जो भरा भरा भाग है, फिलअप एरिया जो है, उसे कहेंगे संकुलन क्षमता। और जो खाली भाग बीच में बचा है उसको हम बोलेंगे रिक्तिका। तीन चीजें एक साथ याद हो रही। देखिए, क्रिस्टल जालकों, किसी क्रिस्टल जालक में जो परमाणु, अणु या आयनों की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं संकुलन, पैकिंग। और जितना भरा हुआ भाग है उसका वो हो जाती है उसकी संकुलन क्षमता। और जो बीच का खाली स्थान पड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स या फिर रिक्तिका। इस यूनिट में जो तीसरा क्वेश्चन अपना बनता है वो बनता है दूसरा तीसरा कैसे माने ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष। तो ठोस पदार्थ में जो दोष होता मुख्य रूप से दो प्रकार से होता। मैंने यहाँ एक माइंड मैप आपके लिए बनाया है, बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब बिंदु दोष किसे कहेंगे? किसी क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयनों की जो नियमित व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था में विचलन, क्रिस्टल में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन होने पर उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। नियमित व्यवस्था में अगर विचलन हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक दोष किसे कहेंगे? तो किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो अनियमित हो जाए तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष में मुख्य अपन को क्या करना है 12th में? बिंदु दोष। तो बिंदु दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है, रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष क्या होता है? ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। स्थिर अनुपात किसे कहेंगे? ध्यान रखना, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या क्या होना चाहिए? एक समान। ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेंगे क्या कहलाएंगे? रस समीकरण मिति क्रिस्टल।
और इनमें जो दोष उत्पन्न होगा वो कहलाएगा रस समीकरणमिति दोष। इसी तरह उल्टा कर जो ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते थे कि धन अधिक हो जाए या फिर ऋण अधिक हो जाए। यहाँ क्या था, धन और ऋण दोनों की संख्या हमेशा बराबर होगी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, इस परिभाषा इसलिए मैं बना के बता रहा हूं आपको, ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेंगे वो तो कहलाएंगे रस समीकरणमिति क्रिस्टल, और जो पालन नहीं करे वो अरस। तो रस समीकरणमिति जो दोष है वो दो प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, तो रिक्त स्थान दोष और एक अंतराकाशी दोष। रिक्त स्थान दोष में क्या होगा, मालूम चला धन ऋण ऐसे गोले बने हुए, एक दो धन बाहर चले गए, तो स्थान कैसा होगा, रिक्त स्थान दोष उत्पन्न होगा। अब इसमें जो घनत्व है, भूल मत जाना, इसमें घनत्व हमेशा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्रिस्टल में जो परमाणु अणु थे वो बाहर चले गए, रिक्त स्थान होगा। अच्छा, अंतराकाशी दोष क्या होगा, चार ये जैसे गोले हैं, इनके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं अंतराली रिक्तिका। अब कोई क्रिस्टल जालक के अंतराली रिक्तिका में परमाणु अणु आ जाए तो फिर क्या होगा, ये अंतराकाशी दोष उत्पन्न तो होगा, लेकिन इसमें एक खास बात याद रखना, इस दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अंतराकाशी स्थान में कुछ रचक घटक अनियमित रूप से आ जाएंगे, मतलब बीच में आके के मान लो अतिरिक्त आके फंस के बैठ गए, तो घनत्व क्या होगा, तो याद रखा अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ता है और रिक्त स्थान दोष में घनत्व घटता है, ये अच्छी तरह याद रखिए। फिर ये तो एक सिंपल सी बात हुई, लेकिन अब ध्यान रखना रस समीकरणमिति क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टलों में रस समीकरणमिति दोष कितने प्रकार से पाया जाएगा, तो वो हमें याद रखना है मुख्य रूप से दो प्रकार से। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं, पहला शॉर्टकी दोष, आयनिक क्रिस्टलों में रस समीकरणमिति दोष दो प्रकार से पाया जाता है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष है क्या, कितना आसान है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष में आपको इस चित्र के द्वारा समझ में आ जाएगी, हमने ये चार गोले बना लिए, देखिए बस इसी से पूरा काम हो जाएगा अपना। चार चार के मैंने दो सेट बना लिए, इधर 16 गोले इधर बना दिए और 16 गोले ही मैं इधर बना रहा हूं। एक तरफ शॉर्टकी और इनको रटिएगा मत, समझने की कोशिश करना, ये शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों को मैं आपको इससे समझा दूंगा। शॉर्टकी दोष में सबसे पहले आप शर्त याद रखना, शॉर्टकी दोष कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है और फ्रैंकल दोष कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो याद रखिए, ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायन व ऋणायनों का आकार लगभग एक समान होता है और जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। और ऐसे क्रिस्टल, अब देखिए ये बात हम समझ भी लें, जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग कैसा हो, ये लगभग एक समान हो, तो इनमें पाया जाएगा शॉर्टकी दोष। प्लस माइनस ऐसे हम क्रम से लगा देंगे, देखिए। लेकिन ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायनों व ऋणायनों का आकार एक समान नहीं होता, मतलब एक समान नहीं होता, इसका मतलब याद रखिए धनायन का आकार तो हो छोटा और ऋणायन का आकार हो बड़ा, उसमें कौन सा दोष मिलेगा आपको, तो तुरंत हमें बोलना उसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ये इधर मैंने जानबूझ के क्या लिख दिया, शॉर्टकी दोष, और इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रैंकल दोष। अब दोष तो वही नहीं, अभी ये तो शर्त हुई, इनकी समन्वय संख्या उच्च होगी और जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है उनमें फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष सुनिए, ऐसे जब किसी क्रिस्टल जालक में से क्या होगा, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन, ये देखो क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं। देखिए रिक्त स्थान दोष होगा यहाँ पर, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन, शर्त याद रखना, और उतनी ही संख्या में ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। किंतु अब इधर देखो फ्रैंकल में, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतराली रिक्तिका में आ जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले दोष को
फ्रेंकल दोष कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंतराकाशी दोष है, लेकिन एक समझने वाली बात है कि यहीं से धनायन निकला, बाहर से नहीं आया। कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर कहाँ पर प्रवेश कर लिया, अंतराली रिक्तिका में आ जाता है, तो इस दोष को आपने क्या बोला, फ्रेंकल। धन आयन ही क्यों आता है, क्योंकि याद रखना उसका आकार छोटा होता है। हमने जबकि बनाया एक जैसे, पर समझना है आपको ये बात। अब शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष के एक एक उदाहरण देखें। सबसे अच्छा उदाहरण NaCl, KCl, इधर हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, AgCl वगैरह, इस तरह से। अब शॉर्ट की दोष के और फ्रेंकल दोष के सहायक कारक पूछ लेते हैं। 4 सहायक कारक बताओ। तो पहला सहायक कारक तो दोनों विपरीत आयनों के आकार लगभग एक समान होने चाहिए। दूसरा, क्रिस्टल AB प्रकार का होना चाहिए, मतलब जितने धन है उतने ही ऋण होना चाहिए। तीसरा, दोनों आयन समान संख्या में गायब होना चाहिए, दोनों आयन समान संख्या में गायब होना चाहिए, ये भी याद रखना। और समन्वय संख्या उच्च होना चाहिए। उच्च भी कितनी, याद रखिए, समन्वय संख्या होना चाहिए 6 या 6 से अधिक। अब इसके सहायक कारक कौन होंगे? पहला, धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा, क्रिस्टल AB प्रकार का कॉमन है वो वाला, AB प्रकार ये भी था और ये भी। तीसरा, केवल धनायन को अपने नियत स्थान से हटके अंतराली रिक्तिका में आना चाहिए। और चौथा, समन्वय संख्या निम्न होना चाहिए, कितनी, 4 या 4 से कम। अब ये तो होगा सहायक कारक। अब परिणाम क्या क्या होंगे, 60 की दोष के परिणाम क्या है? तो परिणाम में सबसे अच्छा पॉइंट जो आता वो है क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घनत्व कम क्यों हो जाता है, सबको मालूम है, क्योंकि 2 आयन जो है क्रिस्टल में से निकल के बाहर चले गए। दूसरा, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कैसी होगी, कम हो जाएगी। क्रिस्टल का स्थायित्व कैसा होगा, जब जाल, ये बुना हुआ जाल था, मजबूत था, अभी बीच में से कोई देखे निकाल के ले गया इसको, तो हमारा जाल कैसा होगा, कमजोर हो गया, तो जालक ऊर्जा कम, तो जल्दी टूट जाएगा, मतलब स्थायित्व भी कम, और क्रिस्टल हो जाएगा विद्युत का सुचालक। तो 4 होंगे इसके रिजल्ट, परिणाम। इसके 4 परिणाम कौन कौन से होंगे? पहला, क्रिस्टल का घनत्व, तो अपन ने इधर क्या बोला, घट जाता है, इधर क्या बोलेंगे, जनरली हम बोल देते बढ़ जाता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यहीं से निकल के अंदर गया है, ये बाहर से नहीं आया। दूसरा पॉइंट वो का वही रहेगा, जालक ऊर्जा इसकी भी कम होगी, इसका स्थायित्व भी कम होगा, और ये क्रिस्टल भी विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट इसलिए याद रखना, कभी कभार इनमें अंतर ही पूछ लेते हैं। तो ये हुआ अपना कौन सा दोष कंप्लीट, रस समीकरण मिति क्रिस्टलों में कौन सा, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष। ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, ध्यान रखना। आयनिक क्रिस्टल उनको कहेंगे जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे NaCl, KCl वगैरह वगैरह। अब हम कहाँ चलें, आर रस समीकरण मिति क्रिस्टल। आर रस समीकरण नाम से कुल के क्लियर हो रहा, देखिए ऐसे क्रिस्टल जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करेंगे। अब ये भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, धातु आधिक्य दोष, ये हो गया धातु आधिक्य, और ये हो गया धातु न्यून, देखकर ही समझ में आ रहा है। ऐसे क्रिस्टल जिनमें धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से अधिक होते हैं, धातु आधिक्य दोष के, धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से अधिक हो, मतलब कि वो धनायन अधिक हो और ऋणायन कम हो। और यहाँ उल्टा कर दो, ऐसे क्रिस्टल जिसमें धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से कम हो, उसे बोलेंगे धातु न्यून दोष। अब धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन कौन से 2 प्रकार है? पहला, ऋणायन रिक्तिका द्वारा। अब ऋणायन रिक्तिका में देखिए, अभी हमने एक क्रिस्टल बनाया था, ये इसमें मैंने 16 गोले आपको बना के बताए थे। मैं एक बार और ये गोले बना के समझा। इन्होंने बोला धातु आधिक्य भी होना चाहिए, और धातु आधिक्य में कौन सा, ऋणायन रिक्तिका दोष। तो दोनों बातें कैसे बनाएं? अब देखिए, ये एक मैंने क्रिस्टल बना दिया, धन ऋण ऋण धन ऋण धन धन ऋण धन ऋण और ऋण धन ऋण। जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन गायब हो जाता है तो ऋणायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा। ये देखिए ऋणायन रिक्तिका दोष, परिभाषा कितनी आसान, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन गायब हो जाता है। किंतु क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, अब क्रिस्टल उदासीन नहीं है, धातु आधिक्य क्यों है ये? क्योंकि देखो धन गिनो, धन है 8 और ऋण हो गए 7,
धातु अधिक मतलब धन होगा, इसमें अधिक। धातु अधिक में भी कौन सा, ऋणायन रिक्तिका, क्योंकि ऋणायन गायब हुआ यहां से। अब क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए बाहर से कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखना, इस इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं एप केंद्र, एप सेंटर। और इसका मतलब होता है, एप का फुल फॉर्म है फर्ब, और फर्ब का मतलब होता है कलर। ये जो एप केंद्र है ये रंग के लिए उत्तरदायी होता है। परिभाषा बन सकती है एप केंद्र किसे कहते हैं, तो ऋणायन रिक्तिका के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम एप केंद्र कहेंगे, और एप केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसी में मैं आपको दूसरा बता देता हूं, देखिए अंतराली रिक्तिका में अतिरिक्त क्या जाए, धनायन। मैंने फिर से वो का वही क्रिस्टल बना लिया। अब अंतराली रिक्तिका में कहीं बाहर से ही आ गया, देखिए घूमता घूमता धनायन। ऐसे क्रिस्टल जिनकी अंतराली रिक्तिका में क्या पाया जाता है, अतिरिक्त धनायन पाया जाता है, क्या कहलाएंगे, अंतराली रिक्तिका में अतिरिक्त धनायन आ जाने से उत्पन्न दोष। अब क्रिस्टल उदासीन बनाए रखने के लिए फिर से क्या आएगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो कहाँ आएगा, वो भी अंतराली में ही आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एप केंद्र नहीं कहेंगे। एप केंद्र किसे कहेंगे, जो ऋणायन रिक्तिका में आता है। तो क्रिस्टल क्या हो गया, उदासीन हो गया। धातु आधिक्य दोष का जो मुख्य उदाहरण है, फेमस एग्जाम्पल है वो जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। इसमें ऋणायन रिक्तिका में तो वही आ सकते हैं अपने कौन से, NaCl, KCl, और अंतराली रिक्तिका में धनायन में फिर आपको जिंक ऑक्साइड वगैरह ये लिख सकते हैं। अब धातु आधिक्य दोष अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल उसका उल्टा करना है, क्या हो जाएगा, धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष में पहला क्या है, धनायन रिक्तिका द्वारा। देखिए एक ही चित्र में सब कुछ अपन समझ सकते, धनायन रिक्तिका द्वारा ये धनायन रिक्त हो गए, धातु न्यून हो गए, अब धन हो गए 7 और ऋण हो गए 8। पहले उल्टा हो रहा था, देखिए इसको याद करोगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा। अब जब किसी क्रिस्टल में से कोई धनायन गायब हो जाएगा तो धनायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा, लेकिन क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए किसी धनायन पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है तो क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिए FeO। फिर दूसरा हमसे क्या बोला इन्होंने, यहाँ अंतराली रिक्तिका में क्या आ रहा तो धनायन, लेकिन यहाँ अंतराली रिक्तिका में क्या आएगा, दूसरा ऋणायन। तो याद रखिए लो, मैंने फिर इसको मिटा दिया। अब ये बोल रहा है अंतराली रिक्तिका में ऋणायन आ जाएगा। अब बताओ कहाँ से लाऊं, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अंतराली रिक्तिका में आता ही नहीं है, तो ये दोष भी उत्पन्न नहीं होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये अपन ने लिखा धातु आधिक दोष के 4 परिणाम लिखो या धातु न्यून दोष के 4 परिणाम लिखो। तो परिणाम में पहला क्रिस्टल क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक, ये कॉमन रहेंगे दोनों में। दूसरा क्रिस्टल अनुचुंबकी प्रकृति का हो जाता है क्योंकि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक तो हो रहा है, लेकिन इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो बहुत कम मात्रा में आते हैं, इसलिए अर्धचालक की तरह कार्य करने लगता है। ये हो गए। अब प्रतिचुंबकी ठोस किसे कहेंगे, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित मतलब समझेंगे ना, पेयर्ड, जोड़े में होते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकी ठोस पदार्थ। और आगे चल रहा हूं मैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते बल्कि प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अब एक आध उदाहरण देखें हम फेमस, तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें हमें मिला नमक है, बेंजीन है, ये इसके उदाहरण आ जाएंगे। प्रतिचुंबकी ठोस के बाद में दूसरा हम देखेंगे अनुचुंबकी ठोस। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकी ठोस। ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषता याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित तो होते हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बुक में हमारी में दे रखा है O2। ये 11वीं में भी आपने सुना है, अनुचुंबकी ठोस। प्रतिचुंबकी ठोस होगा, अनुचुंबकी ठोस। तीसरा आप देखिए लोह चुंबकी ठोस। अब लोह चुंबकी ठोस किसे कहेंगे, तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आयुग्मित होंगे, और सभी का चक्रण क्या होगा, एक ही दिशा में होता है, क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकी ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अभी हमने देखिए सबसे ऊपर आपने क्या देखा था, प्रतिचुंबकी ठोस पर।
जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे थे, युग्मित। 2 जोड़े हों, 3 हो, 10, 5 जोड़े 10, उससे मतलब नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकीय ठोस। जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, चाहे एक अयुग्मित हो, देखिए भले एक अयुग्मित हो लेकिन जाति क्या हो जाए इसकी, अनुचुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे तो ये प्रतिकर्षित होने लगेंगे, आकर्षित नहीं होंगे बल्कि प्रतिकर्षित होंगे। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे लेकिन क्षणिक, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। उदाहरण आपको, लोह चुंबकीय ठोस में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब कैसे होते हैं, अयुग्मित होंगे और सभी का चक्रण एक ही दिशा में होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये इसके उदाहरण हैं। लोह चुंबकीय ठोस के बारे में मैं बोल दूं आपसे, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेट, तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो होंगे लेकिन चक्रण कैसा होगा, क्रमिक रूप से व्यवस्थित होगा। देखिए एक का